जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में आदरणीय कामेश्वर कुमार जी कामेश अतिथि रूप में पधारे हैं। आप रांची झारखंड से डीएसपी के पद से सेवानिवृत्त हैं और आज हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया है कि आपसे हम पुलिस और जनता के बीच का संवाद कायम कर सकें, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब जनता के और पुलिस के बीच में सीधा संपर्क हो। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि जनता के मन में पुलिस के प्रति एक ऐसी डर की छवि बनी हुई है कि आम आदमी थाने में जाता हुआ भी डरता है, कांपता है, थाने के नाम से ही कांप जाता है। तो वही भ्रांति दूर करने के लिए हमने आज सर को बुलाया है और सर से हम इसी प्रकार चर्चा करेंगे, इसी संबंध में चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आदरणीय ने ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसे विभाग में होते हुए जहां पर कठोर कार्रवाइयां होती हैं, पुलिस वालों को पत्थर दिल, बेरहम, पता नहीं किस कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उसी माहौल में, उसी वातावरण में एक कमल भी खिल रहा है। कामेश जी एक गायक भी हैं, गीतकार भी हैं, गजलकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। इन्होंने ये विधा कैसे अपनाई और कैसे इसको निभाया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम वही बात करेंगे जो जनहित के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है। तो मित्रों, पुलिस शब्द का अर्थ शायद कम लोगों को मालूम होगा कि पुलिस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस शब्द का अर्थ होता है पुलिस ऑफिसर्स फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। ये शाब्दिक अर्थ है पुलिस का, और हिंदी में इसे हम आरक्षक या आरक्षी भी कह सकते हैं। अब पुलिस शब्दों की मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूं कि पी से पुलिस, पोलाइट, विनम्र। ओ से ओबीडिएंट यानी कि आज्ञाकारी, लॉयल यानी कि वफादार, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान और साहसी, और सी से आ रहा है करेजियस यानी कि उत्साहजनक और बुद्धिमान और साहसी, और इनकरेजिंग यानी उत्साहजनक। तो ये डेफिनेशन है पुलिस शब्दों की। अब हम हमारी मुख्य वार्ता पर आते हैं। तो आदरणीय पुलिस विभाग में
कितनी ब्रांचें ऐसी होती है जिनसे आम पब्लिक को प्रतिदिन वास्ता पड़ता है। एक दो का तो हमें मालूम है, जैसे कि यातायात पुलिस है, वायरलेस पुलिस है। इसके अलावा और ऐसी कौन सी शाखाएं, विभाग हैं जिनसे कि हम जान जाएं उनके कार्य क्या हैं और उनके बारे में कुछ ज्ञान हो। जी, आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को नमस्कार करता हूं। इस पटल के आप संस्थापक हैं और बहुत ही नेक दिल इंसान, जिनको जनता की चिंता है। और आप ऐसे तमाम लोगों को खोज कर ढूंढ निकालते हैं जिन लोगों के अपने विश्लेषण इस पटल के माध्यम से करने से आम जनता जो भी सुन रहे होते हैं, साहित्यकार लाभान्वित होते हैं। इस कड़ी में आपका जब मैंने निमंत्रण पाया तो मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं नमन करता हूं, क्योंकि हर जगह प्रतियोगिता का दौर है। पुलिस पदाधिकारी की भी कमी नहीं है, अवकाश प्राप्त भी हर साल न जाने कितने देश में होते रहते हैं। परंतु मेरा चूंकि साहित्यकार की छवि है, तो उस मुतल्लिक और जानकारी प्रदान करने के लिए आपने जो एक सवाल किया है, मैं वहां आता हूं कि कितने विभाग पुलिस में कार्य करते हैं। पुलिस जो वर्दी में देखी जाती है आम जनता के बीच, केवल वही पुलिस नहीं है। वो हमारा चेहरा जो लोगों को नित्य दिन दिखाई पड़ रहे होते हैं वो हैं। और कई लोग सादे लिबास में भी, कई लोग पुलिस अगर कहीं कुछ गलत कर रही है तो उसको पकड़ने के लिए भी तमाम विभाग बने हुए हैं। और मैं बताता चलूं, और उन सारे विभागों में संजोग से मेरी भी पोस्टिंग रही है। तो एक जो वर्दी में जो लोग होते हैं उनको जिला पुलिस कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस। वो लोग वर्दी में होते हैं, सभी लोगों को दिखते हैं, लोगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं और क्रिमिनल्स को डायरेक्ट जो है वो पकड़ धकर फाइट करने में होते हैं। परंतु उससे थोड़े भी कम पुलिस में मेरे ही संवर्ग में एक ही साथ ज्वाइनिंग किए हुए लोग भी होते हैं जो सादे लिबास में काम करते हैं, जो स्पेशल ब्रांच में कहे जाते हैं, सीआईडी में कहे जाते हैं। वो लोग सादे लिबास में होते हैं। मैं भी स्पेशल ब्रांच में रहा हूं। और अगर कहीं कोई गलत पुलिस के द्वारा ही मानवीय कमजोरियों के कारण पुलिस के द्वारा ही अगर कोई गलत कोई पुलिस वाला कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए भी भ्रष्टाचार निरोधक हमारा एक है एसीबी, जिसको बोलते हैं एंटी क्राइम ब्यूरो। तो एसीबी की एक टीम है जो सादे लिबास में जाती है और पकड़ करके उसी थाने में जो थानेदार के रूप में है उनको पकड़ करके और वो पुलिस ले जाती है। तो तमाम चीजें हमारी हैं। और अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है, और अगर हम गलत करते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि समाज में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो इसी जन्म में उसका खराब नतीजा भी आपको मिलता है। तो पुलिस वालों के लिए यही है कि पुलिस वाले अगर कहीं कोई गलत कर रहे हैं तो उनको इसी पुलिस विभाग में ही रहते हुए उनको सजा देने का भी प्रावधान है। बड़े पदाधिकारी लगातार उन पर अंकुश लगाए हुए रहते हैं और उनकी हर एक
जैसे जो थाना प्रभारी काम कर रहे होते हैं, डीएसपी काम कर रहे होते हैं, वे कैसे काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ रहने वाले लोगों में से एसपी के भी लोग होते हैं जो उनको बताते हैं कैसा चल रहा है जी तुम्हारा थानेदार ठीक कर रहा है सर, काम तो सब चीज ठीक हो रहा है, लेकिन सर शाम में उनका थोड़ा हम देखते हैं एक्टिविटी, तो समझ जाते हैं, तुम आ जाओ मेरे आवास पर आ जाओ। आवास पर एसपी बुला लेते हैं, उनसे पूरी बात समझते हैं और जितना कठोर से कठोर दंड देना होता है, कागज कलम में सर्विस बुक खराब करके और उनको जेल भेज करके, जैसे भी जितने डिग्री में उनकी गलती होती है वैसा काम करते हैं। जी आदरणीय जी, अब हम आते हैं मानवीय अधिकारों के लिए। पब्लिक के क्या अधिकार हैं और पुलिस के क्या अधिकार हैं। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं, बाइक से जा रहा हूं और मुझे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और मेरी तलाशी लेना चाहते हैं, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं या मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा क्या प्रकाश डालिए। जी मैं बताता हूं, मैं प्रकाश डालता हूं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि पुलिस चौक चौराहे पर यातायात चेकिंग कर रहा होता है और अगर कोई बिना हेलमेट के वहां पहुंचता है, अगर बिना कागज का कोई गाड़ी लेकर पहुंचता है तो उसे पकड़ लेते हैं और तरह तरह की यातना देते हैं। जिनके कंट्रोल के लिए इन दिनों तो इतना ज्यादा विज्ञान का विकास हुआ है कि हर चौक चौराहे पर वीडियो लगा हुआ है और वीडियो कैमरे में वे कैद हो जाते हैं, जिसका मॉनिटर डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटर जो रूम कंट्रोल रूम होता है वहां से होता है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो एसपी पहले वहां पहुंच जाते हैं और वहां से रिवाइंड करके और देख लेते हैं कि सचमुच हकीकत क्या थी, जिसको रोका गया सचमुच उसकी गलती थी और वो गाली गलौज किया उसके कारण झगड़ा हुआ या क्या हुआ, वो देखकर और उससे उसका उचित निर्णय लेते हैं। मेरा ये अपील होगा आम जनता को कि वो निश्चित रूप से कानून का पालन करें, क्योंकि अगर हेलमेट लगाने के लिए पुलिस वाले ज्यादा सख्त दिखाई पड़ते हैं तो वो उन्हीं के जान बचाने के लिए कर रहे होते हैं। इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और कागज अगर मांगते हैं तो बिना कागज का चोर चोरी करके कोई गाड़ी लेके भाग रहा हो और आपकी अपनी गाड़ी है, इसमें कैसे पुलिस सेपरेशन कैसे करेगा? तो इसलिए वो भी जरूरी है, साथ साथ अपना कागज लेके चलें और नियम ये है कि ओरिजिनल कागज ही लेके चलें। परंतु अगर फोटो स्टेट लेके चलते हैं तो वो देख कर तत्काल पुलिस कहती है कि ठीक है आप ओरिजिनल घर से मंगवाइए, ओरिजिनल देख करके ही उनको छोड़ने का ये प्रावधान है। तो हेलमेट पहनकर चलें और सारे रूल रेगुलेशन को पुलिस को फॉलो करना चाहिए। और जो सिग्नल तोड़ते हैं उनके लिए उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आजकल जो भेजा जा रहा है, उनके ऊपर जो दंड की प्रक्रिया है वो उस तरह से होती है। तो मैं समझता हूं कि दोनों ही व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। आदरणीय, हमारे साथ में दिल्ली से सुमन शर्मा जुड़ी हैं और मध्य प्रदेश से हमारे साथ में गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञे जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी और गणेश प्रसाद जी। जी नमस्कार तो करता हूं सभी लोगों का, जुड़ रहे हैं, बढ़ाते हैं कि मान लीजिए मैं बिना हेलमेट के जा रहा हूं और मुझे कोई पुलिस वाला रोकता है और मुझे कहता है एक तरफ ले जा करके कि आप मुझे 200 रुपए दे दीजिए और आप चले जाइए, मैं सब देख लूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आप रसीद काट दीजिए, जो आपके 300 रुपए या 500 रुपए बनते हैं मैं आपको दे दूंगा। और इस बात पे पुलिस वाला चिढ़ जाता है और मेरे साथ बदसलूकी करता है, तो उसके लिए मुझे रिपोर्ट लगाने का क्या अधिकार है? जी मैं बताता हूं आम जनता को। हमेशा जागरूकता अभियान के तहत अवेयरनेस कैंप चलाया जाता है। ये आप खुद जो है वो भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं,
अगर आप किसी को पैसा देते हैं, आप गलती में हैं, तो आप गलती में फाइन दीजिए। आप बोलिए कि जब तक आप मुझको फाइन का पेपर नहीं देंगे, हम 1 रुपया आपको नहीं देंगे, आपको जहां ले चलना है चलिए, मैं चलने को तैयार हूं। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ बदसलूकी करता है तो तमाम जगह बना हुआ है, जैसे चौक चौराहे पर किया तो कंसर्निंग थाना प्रभारी को जाके रिपोर्ट करिए, वो नहीं सुनते हैं तो उनसे ऊपर इंस्पेक्टर, उसके ऊपर डीएसपी, उसके बाद एसपी का कार्यालय, यातायात के एसपी भी शहर में ही बैठे हुए हैं। तो तमाम जगहें बनी हुई हैं और एक आपकी रिपोर्ट करने से उस पदाधिकारी, उस आरक्षी, उस कांस्टेबल की कितनी खराब स्थिति होती है। परंतु ये भी स्थिति है कि पब्लिक उन पेचीदगियों में नहीं पड़ना चाहता है और अपना हर आदमी हड़ी में है, जल्दी में है और वो चाहता है कि मैं कुछ दे के चला जाऊं। तो दोनों को इस संबंध में जो है हिदायत बरतना चाहिए, तभी ये समाज सुधरेगा और यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन हो सकेगा। श्रीमान, हमारे साथ में गीता द्विवेदी जी बिहार से जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गीता जी, आपका बहुत बहुत आभार है। तो सर, ये 332 और 353 क्या है? ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का सेक्शन है कि अगर कोई पुलिस रहते हुए और अपने ड्यूटी में है और वो कुछ अगर आपको कह रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसको पालन करना चाहिए, नहीं तो जो एफआईआर होगा उसके लिए आपको छोटे न्यायालय से नहीं बल्कि बहुत बड़े न्यायालय से जमानत करानी पड़ेगी, जेल जानी पड़ेगी। तो ये लॉ, ये कानून में जो धारा का प्रावधान किया गया है वो विधि व्यवस्था की स्थिति, शांति व्यवस्था की स्थिति कायम रखने के लिए पुलिस का खौफ, जो वर्दी का खौफ होता है जिसके कारण क्रिमिनल्स, बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी डरते रहते हैं, आम जनता की कौन कहे, तो वो जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आम दिनों में आप देखते हैं कि थाना पर लोग जाकर थाना का घेराव कर देते हैं और कहीं भी आदमी गया तो बंधक बना लेते हैं बड़े बड़े जगहों पर, जो खासकर उग्रवादी क्षेत्र है। उन सारी चीजों से निजात के लिए ये सेक्शन बनाया हुआ है। धन्यवाद। हमारे साथ में भूदत्त जी शर्मा हरिद्वार से जुड़े हैं। आप जी नमस्कार करता हूँ भूदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर, अगर मान लीजिए आपने कहा कि आप थाने पर जाकर के, पुलिस वाले ने रोका आपको, आपके साथ बदतमीजी की, तो आप थाने में जाकर के रिपोर्ट कीजिए, लेकिन थाने में भी जो आरक्षी बैठे हैं या थानेदार बैठे हैं वो हमारी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए? जी मैंने बताया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने स्पष्ट बताया कि हिरार्की बनी हुई है, तमाम चीजें स्पष्ट हैं कि आपको जिस कार्यालय से आपको संतुष्टि नहीं है उस कार्यालय के अपर जो कार्यालय बने हैं उनको जाके, और जिसकी शिकायत करने आप गए थे थानेदार के पास और थानेदार ने नहीं सुना, उनकी भी और इनकी भी, दोनों की शिकायत आप बड़े पदाधिकारी को करें, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मान लीजिए पुलिस हमारे घर आती है और हमें गिरफ्तार करने के लिए कहती है, या हमारे घर की तलाशी लेने के लिए कहती है, या हमारा मोबाइल चेक करने की बात करती है, तो उसके लिए जनता का क्या अधिकार है? जनता क्या मांग करे उनसे? देखिए, बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी लेने के पहले कोर्ट का सर्च वारंट आपको लेकर जाना है, उसको दिखाना है। किसी को गिरफ्तार करना है तो वारंट ऑफ अरेस्ट आपको साथ लेके जाना है, उसको दिखाना है, गांव के स्वतंत्र 2 व्यक्ति के सामने दिखाना है और उसकी तामिला, तब फिर आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये करते हैं। महिला के बारे में है कि रात में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं,
तो आप दिन में उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नियम बनाए गए हैं, परंतु अगर इस नियम का सही ढंग से पालन नहीं पब्लिक कर सकेगी तो उसके लिए भी उसका प्रावधान किया गया है। जैसे उसमें एक छूट दी गई है कि कोई ऐसा क्रिमिनल जो कंटिन्यूअसली कोई क्राइम करते हुए आ रहा है और अपने घर में छुप गया, मैं सर्च वारंट लेने कोर्ट जाऊंगा तब तक उसके फरार होने की उम्मीद है। तो ऐसी परिस्थितियों का जिक्र करते हुए उनके घर की तलाशी बिना सर्च वारंट का भी लिया जा सकता है। इसके लिए प्रावधान नियम किया गया है। धन्यवाद सर। अब मैं आता हूं कि जैसे गिरफ्तार करने के लिए आप गए पुलिस गई, और वहां इसके लिए उम्र का भी कोई है? जैसे मान जैसे आपने 18 साल से कम का बच्चा है, वो उसने अपराध किया है, उसके लिए अलग प्रावधान है, और सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग प्रावधान है, ऐसा है क्या? जी, इस तरह का कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर जो 18 साल से कम के बच्चे हैं तो उनको हथकड़ी नहीं लगाना है, और अगर बहुत ही कम उम्र के हैं तो बच्चे को फिर बाल जो बाल सुधार गृह बना हुआ है, जेल नहीं भेज के उनको बाल सुधार गृह भेजने का प्रावधान है, और हथकड़ी नहीं लगाना है, हाजत में बंद नहीं करना है। ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आम जनता उससे ज्यादा हताहत ना हो, किसी के जिंदगी में कोई तूफान ना आ जाए कि पढ़ने के दिन हो और उम्र बहुत कम हो और उसको इतना हरासमेंट हो जाए कि उसको मेंटली वो बहुत सिक हो जाए, सोचने लग जाए कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, और पूरे जीवन भर वही सोचता रहे। और सीनियर सिटीजन के लिए? और सीनियर सिटीजन के लिए उनको पूरी आपको सहयोग देनी है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, वो कितने भी बीमार होंगे उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उनकी उम्र कितनी भी होगी उसका निर्णय कोर्ट करेगा, परंतु उनको आदर भाव से उनको उनके शरीर पर, स्वास्थ्य पर कोई गलत असर ना पड़े, वैसा करते हुए उनके साथ काम करना है। कोर्ट लेट अस डिसाइड द कोर्ट कि इनको जेल भेजना है या यहीं से बेल दे देना है, वो सारा चीज कोर्ट पर है। परंतु एक बार जब उसका कोर्ट से वारंट निकल गया तो उसको निश्चित रूप से हम लोगों को कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। मानवीय आधार पर कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि उनको कहा जाता है कि आप जमानत करा लीजिए, परंतु वैसा कोई नियम नहीं है कि आप उनको जाके बोलने, जैसे ही वो आपके सामने आते हैं आप उनको तुरंत उनको गिरफ्तार करना है। अच्छा, इसमें कोई शिक्षा का भी वो है, प्रावधान है कि जैसे मान लो कोई ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट आवाज है, कुछ कम आ रही है शुरू से ही, आवाज थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई, इसमें शिक्षा का भी कोई फर्क पड़ता है क्या? शिक्षा? हाँ, क्या जैसे कोई ग्रेजुएट है, व्यक्ति हो, शिक्षित व्यक्ति, कोई शिक्षित व्यक्ति हो तो उसकी गिरफ्तारी समय हम क्या करें? हाँ हाँ हाँ, उसको किस तरह गिरफ्तार करते हैं आप? क्या उसे जेल में बंद करते हैं या नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसको कुछ विशेष हम अलग तरह से उसका करें। वो सारा आपको फिर जा करके आपको जेल मैनुअल में प्रावधान है। जेल मैनुअल में राजनीतिक बंदी, शिक्षा वाले लोगों को किस कैटेगरी में रखें, कहां उनको रखें, जो हार्ड एंड फास्ट जो क्रिमिनल्स हैं, बहुत कठोर हैं, उनको सेल में रखना, और लोगों को जो है जनरल बैरक में रखना, उनको किताबें प्रोवाइड करना, उनके हर चीज का ख्याल रखना, वो जेल जाने के बाद उनका जरूर है। परंतु हमारा तो केवल पुलिस का कंसर्न यही है कि अगर आप कोर्ट से वांटेड हैं तो आपको गिरफ्तार करके और हम आपको कोर्ट तक पहुंचा दें। श्रीमान, एक प्रश्न और दिमाग में मेरे गूंज रहा है कि पुलिस थाने में गिरफ्तार व्यक्ति को कितनी देर तक रख सकती है, कितने दिन तक रख सकती है?
गिरफ्तारी होने के जो टाइम होते हैं, अगर आप उनको पूछताछ के लिए लाए हैं तो उनको पूछताछ के लिए लाए हैं तो पूछताछ करके उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लिए तो मेमो ऑफ अरेस्ट आपने बना दिया, उनकी एक प्रति उनको दे दी, तो वहां से आप 24 घंटे के अंदर में उसको कोर्ट में पहुंचा देना है। उससे ज्यादा 24 घंटे से ज्यादा अगर आप रखते हैं तो खुद आप जेल जाने के अधिकारी हैं। इसलिए वो टाइमिंग जो स्टेशन डायरी में मेंशन होता है कि इनको हमने इतने बजे गिरफ्तार किया, हाजत में लाकर इतने बजे बंद किया, तो वो 24 घंटे का बार होता है। 24 घंटे के अंदर में हमको कोर्ट में प्रस्तुत कर देना होता है। अगर हम ऐसे जगह पर गिरफ्तार करते हैं, जैसे मैं बताऊं, मैं बुर्का पहनकर और गिरफ्तार करने गया था आनंद विहार होटल, आनंद विहार स्टेशन दिल्ली, और वहां से पकड़ के क्रिमिनल को लाया था, तो क्या ये संभव है कि 24 घंटे के अंदर में हम उसको ले करके और हम पुनः जो है झारखंड आ जाएं? ऐसा समय संभव नहीं है। तो वैसी परिस्थिति अगर हो तो ट्रांजिट लेना पड़ता है कोर्ट में। वहां जो सबसे नजदीक का कोर्ट है वहां प्रोड्यूस करके और 2-3 दिन का ट्रांजिट जो है ले लेते हैं हम लोग, और उसके माध्यम से फिर अगला कोर्ट में पहुंचाने के लिए हमको टाइम मिल जाता, उस बीच हम पहुंचा देते हैं। आदरणीय, हमारे साथ रामदास जी गौतम भी जुड़े हैं। रामदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार जी। रामदास जी, गौतम जी, नमस्कार। तो सर, जब थाने में आप गिरफ्तार कर लेते हैं और 24 घंटे उसे रखते हैं मुलजिम को, तो उसके साथ मारपीट करने का अधिकार पुलिस को है? हेलो जी। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस में जब आप 24 घंटे रखते हैं तो 24 घंटे में उससे साथ मारपीट करने का अधिकार पुलिस को है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मारपीट करने का तो बहुत दूर की बात हो गई। उनको बिल्कुल खाना वाना 2 शाम खिलाना है, सुबह में 2, रात में, शाम में खाना खिलाना है। 2 बार उनको खाना खिलाना है। साफ सुथरा हाजत हो जहां आप रखते हैं, और वहां किसी प्रकार की उनको कोई यातना नहीं देनी है। अधिक से अधिक अगर हार्ड है तो उनसे पूछताछ करने का जो होता है। फिर 24 घंटे के अंदर में कोर्ट पहुंचा देना है उनको, और वहां से फिर उनको रिमांड पर लेना है। तो पुलिस रिमांड पर 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, जैसा आप स्थितियां बनती हैं वैसा आप लिख के देते हैं, और जितने दिनों के लिए जज देते हैं तो उतने दिनों के पुलिस रिमांड पर आप लेके उनको आते हैं। और वो जब देते हैं तो वहां मेडिकल करा कर देते हैं। अच्छा। कि इनके शरीर पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं है। अब आप बताइए कि 5 दिन रखते हैं या 5 दिन पीटते रहते हैं, दाग होना स्वाभाविक है। तो फिर आपको मेडिकल उसी डॉक्टर से करा के जेल में भेजना है। तो मानव अधिकार का जो है पूरा पूरा पालन किया जाता है, और नहीं तो कोई भी आदमी, और खासकर कानून का रखवाला, अगर कानून की धज्जियां उड़ाएगा तो वो खूब जानता है कि मेरे ऊपर भी वही कानून वही काम करेगा जो जिसको पकड़ के लाए हैं उसके लिए कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही हिसाब से उसको रात भर जगाकर, उसको तरह तरह के प्रश्न पूछकर, सामने आदमी को लाकर उसको तोड़ने की कोशिश हम लोग करते हैं कि सच्चाई बता दो बाबू, ये देखो ऐसे ऐसे आया था, घूमा था। तो वो जैसे ही सही स्थिति में उसको लेके हम लोग पहुंच जाते हैं, लाश कहाँ गाड़ के रखा हो हमको पता चल गया, उसको लेके आए, और हमको पता है, देखो कहाँ, हमको सब पता है कि तुम कहाँ लाश छुपाए हो। ये गंगा नदी के किनारे बालू में रखे हो कि नहीं, बोलो बोलो, कस के बोलेंगे। उसके बाद जब उसको लेके वहीं चल जाएंगे जहां पर वो लाश गाड़े हुए है, तब फिर उसके पास क्या, वो निरुत्तर हो जाता है और तुरंत बोलता है सर यहीं पर है। उसके बाद खोदते हैं, निकालते हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारे भी जीवन में हुआ है, तो मैंने उसको उस तरह से किया। जी वाह, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब आते हैं हम पुलिस द्वारा तलाशी का अधिकार। पुलिस द्वारा तलाशी का अधिकार। हाँ, पुलिस के द्वारा तलाशी का अधिकार है। आप सबसे पहले स्वतंत्र व्यक्ति के समक्ष खुद पुलिस को अपनी तलाशी देनी है, और उसको मेंशन करते हुए उसके शरीर की तलाशी
लेनी है, तब माना जाएगा कि ये सही तलाशी ली गई और तलाशी के क्रम में उसके कमर से पिस्तौल खोसे हुए हालत में जो प्राप्त हुआ। क्योंकि अगला 2 गवाह स्वतंत्र गवाह होता है जो स्वतंत्र होता है, और उन लोगों के द्वारा जो है उनका पूरा नेम एंड एड्रेस रहता है, तो कोर्ट को वो बिलीव होता है कि नहीं, इनको प्लांट नहीं किया गया है पिस्तौल, सही में ऐसा हुआ होगा। ये सही तलाशी लेकर और निकाली गई वस्तु। तो मित्रों, अगर आपके पास पुलिस वाले तलाशी लेने आते हैं तो आपका अधिकार है कि अपने 2 स्वतंत्र गवाहों को बुला करके आप पुलिस वालों की पहले तलाशी ले लें, जिससे कि वो आपके साथ कोई ऐसा न कर सकें जैसा सर बता रहे हैं कि कोई चीज वो पुलिस वाले ही प्लांट कर दें और आपको उस चक्कर में फंसा दें। हमारे साथ में श्रीमान प्रमोद मिश्र जी निर्मल जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। और हमारे साथ में आदरणीय भाई साहब जी ये तो ठीक से जुड़े हैं। बहुत ही बड़े गीतकार हैं, देश के बहुत बड़े गीतकार हमें सुन रहे हैं। मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। और ये खुशकिस्मती हमारे पटल के लिए भी है कि आप सब यहाँ पधारे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। अब मैं सूचना के अधिकार पर आता हूं जी। हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हम पुलिस से पूछते हैं कि हमें किस जुर्म में हमें गिरफ्तार किया गया है या हमने FIR लिखाई है, उसकी हमें कॉपी चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं और कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। जी, सूचना का अधिकार का प्रावधान मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए बनाई गई है और सूचना के अधिकार के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि आपको कहीं भी अगर आपने सूचना मांगी और वो सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, बेसिक चीज थाना हो गया या बीडीओ का ऑफिस हो गया या जहां भी आदमी जाता है जहां आम तरफ जो है पुलिस का ज्यादा है, तो वहां पर अगर गया और उसने कहा कि हमको ये उपलब्ध कराइए सूचना, और अगर वो सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो उनके जस्ट ऊपर जो सूचना अधिकारी हैं उनको सबसे पहले उनको लिखित रूप में देना है और उसकी रसीद लेनी है कि मैं थाना में गया, ऐसी ऐसी सूचना मांग रहा था, परंतु उन्होंने सूचना तो मुझे नहीं ही दिया और मेरे आवेदन का भी रिसीविंग इन्होंने नहीं दिया। इस चीज को कोट करते हुए, लिखते हुए उनको एसपी के यहां आवेदन देना है। एसपी भी नहीं सुनते हैं तो डीआईजी के यहां आवेदन देना है, और अगर डीआईजी भी नहीं सुनते हैं तो उनको सीधे मानव अधिकार का जो पूरे स्टेट में जो न्यायालय बना हुआ है तो वहां पर जाकर आवेदन देना है। तो वहां से तुरंत नोटिस एसपी को आती है कि आपके थानेदार ने ऐसा ऐसा किया है। फिर उनको जवाब जाता है और हर जवाब जब देना है तो उस कंसर्निंग व्यक्ति को वहां फिजिकली उपस्थित होकर जवाब देना होता है, लिख करके, बोल के। और अगर वो जवाब से असंतुष्ट होते हैं तो डायरेक्ट जो है फाइन होता है और वो पूरे जीवन भर उस न्यायालय के द्वारा किए गए फाइन के आरोप में आपके सर्विस बुक में वो बहुत ही आपके प्रोन्नति में बिल्कुल बाधक बन जाता है। और कभी कभी होता है ऐसा कि कोई प्रश्न ऐसा किया गया जिसको हमको जवाब देना ही नहीं है, तो वो उसकी धारा कोट करके कि इसमें हमको उनको बाध्य नहीं है, उनको बताना नहीं है, ये हमारा गोपनीय चीज है, वो हमसे पूछ रहे थे इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ये करके जैसे ही न्यायालय में हम लोग पुटअप करते हैं तो न्यायालय से खारिज कर दिया जाता है। धन्यवाद सर। सर, मैं इस वार्ता को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसका नाम है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत फेमस हुआ था ये जी। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था
जिसका नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो इतनी इतनी गहराई में वकील साहब लोग और किताबों के माध्यम से जानते हैं, हम लोग उसको कोट करिएगा तो हम लोग तो नहीं बता पाएंगे, उसकी जानकारी हमको नहीं। धन्यवाद क्या सर। निर्णय था आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप तो पढ़ करके बैठे हैं, तो आप बता दीजिए क्या था, हम भी जान जाएं आपके माध्यम से। वो 166 आईपीसी की धारा पुलिसमैन के द्वारा जो है अधिकार, उस पर वो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ। तो सर, गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जमानत देने के लिए कौन जमानत दे सकता है? गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने के लिए आईपीसी में धाराएं बनी हुई हैं कि अगर आप जमानतीय धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं तो पुलिस उसमें जमानत दे सकती है। लेकिन अगर अजमानतीय धाराएं हैं, उसमें अगर गिरफ्तारी आपकी हुई है तो आपको कोर्ट से ही जमानत मिलेगी। वैसी परिस्थिति में पकड़कर उसको और न्यायालय में हम लोग पुटअप करते हैं, वहां से वो जमानत दें, न्यायालय का जुरिस्डिक्शन हो जाता है कि वो जमानत दें या उन्हें जेल भेजें। तो जैसे मान लीजिए जमानती अपराध है और पुलिस में थाने में ही जमानत हो सकती है, तो क्या उसके घर वालों की जमानत मान्य होगी? जैसे माता है, पिता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जमानत मान्य जमानतदार होगी? कोई भी बन सकता है, चाहे वो परिवार का आदमी हो या स्वतंत्र गवाह हो। वो जमानतदार के रूप में जिस किसी को, थाने को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जिसको जमानतदार बना रहा हूं वो फेक नहीं है, वो जेन्युइन है। जो आने वाले समय में वो अपना आधार कार्ड दे रहा है, उसकी संपत्ति है, गांव का वो मानिंदा आदमी है या घर का ही आदमी है लेकिन रीजनेबल है, पिता है, शिक्षक है, बेटे का जमानत ले रहा है, ये घर छोड़ के कहां भाग के जाएगा, तो उसको जमानतदार बनाया जा सकता है। बहुत खूब सर। गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है? गिरफ्तारी तो किसी की भी हो सकती है अगर केस ट्रू होता है तब। गिरफ्तारी तब तक नहीं किसी आदमी की करनी है जब तक केस लगाए गए, केसेज किसी के ऊपर भी किया जा सकता है, केस इंस्टीट्यूट हो जाता है। उसके लिए सुपरविजन करने वाले विंग बने हुए हैं। अगर नॉन एसआर केसेज हुए तो नॉन एसआर केसेज में इंस्पेक्टर रैंक हो गया, और एसआर केसेज हो गए तो बड़े ग्रीवियस नेचर के जो केस हुए उसको एसआर केस कहेंगे। तो एसआर केसेज में डीएसपी, उसके ऊपर एसपी और डीआईजी भी किसी किसी बड़े केस का, विधायक की हत्या हो जाए, इस तरह का बड़े केस का जो है डीएसपी को नहीं एसपी को बना दिया जाता है सरकार के चाहने पर। तो ये चीज होती है कि गिरफ्तारी जो है जब केस ट्रू हो जाता है, सुपरविजन में अनुसंधान में पाया गया कि सही में इसी ने ये घटना किया है, और उसकी पुष्टि डीएसपी ने कर दी अपने सुपरविजन नोट में, और वो जाकर एसपी के यहां अप्रूव हो गया, उसको रिपोर्ट 2 बोलते हैं, एसपी का रिपोर्ट 2। तो रिपोर्ट 2 में भी वो डिट्टो हो गया कि जो सुपरविजन किया गया है मैं उससे सहमत हूं, मैं डिसएग्री नहीं हूं। तो वैसी परिस्थिति में उस केस में तुरंत गिरफ्तारी, वारंट कोर्ट से निकालकर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। सजा तो कोर्ट का मामला है, और सजा जब हम पकड़ के गिरफ्तार कर जेल भेजते हैं सत्य पाए जाने के बाद, तो फिर कोर्ट देखती है कि सही आदमी को भेजा गया है कि नहीं, कितने साक्ष्य उसके खिलाफ हैं, उसका ट्रायल चलता है, और फिर कोर्ट उसको सजा मुकर्रर करती है प्रावधानों के अनुकूल। अब सर मैं आता हूं महिला अधिकार पर। जी, अभी एक पिछले दिनों से आपने भी इससे आपका भी पाला पड़ा होगा और जनता का भी पाला पड़ा है कि पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का अधिकार दिया है कि वे, अगर उन पे अन्याय होता है
घरेलू हिंसा होती है तो वे थाने में जाकर रिपोर्ट कर सकती है, उसके लिए कोई गवाह की आवश्यकता नहीं होती। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, एकदम एकदम, अब आवाज आ रही है पूरा टनाटन। तो उसके लिए किसी गवाह की भी हाँ आवश्यकता नहीं होती। और हाँ, बिल्कुल उसमें बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं कि सर, मैं महिला प्रश्न के सुन साथ लीजिए, अगर किसी भी पूरा प्रकार प्रश्न की सुन लीजिए सर, किसी पूरा भी प्रश्न प्रकार की छोटी बड़ी घटना, जी कि गवाह की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पुलिस आकर के उसके ससुर को, उसके पति को, या जिस जिस पे भी उसने आरोप लगाया है, उनको ले जा सकती है, गिरफ्तार करके ले जा सकती है, और उनकी जमानत भी नहीं होती। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? देखिए, मेरा जो व्यवहारिक जीवन रहा है, मैं जब उसके बारे में बताने लगूंगा तो आपका तमाम जो है प्रश्न बंद हो जाएगा कि आप कैसे करते हैं, कैसे आपने जो है थाना प्रभारी से लेकर और डीएसपी और उससे भी ऊपर रैंक एसडीपीओ बन करके जो रिटायर हुए, तो आपका करने का ढंग क्या था, ये अलग तरह का। और उसमें साहित्य ने आपको कैसे मदद किया, वो सारी चीजें हमारी होंगी, बाद में होंगी, अभी समय काफी है। तो मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि आपने पूछा कि महिला का अगर कोई कंप्लेन आता है तो उसमें आप कैसे एक्शन करते हैं। हमारे सारे नियम कानून बने हुए हैं कि महिला को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है, और उसको जब वो कंप्लेन करने आती है तो उसका कंप्लेन कोई भी पुरुष पदाधिकारी नहीं लिखेगा। विशेष परिस्थितियां हो सकती है थाने में, अगर कोई भी महिला ये नहीं हो तो उसको लिख सकता है। उसका कंप्लेन भी लिखने का काम महिला पदाधिकारी, महिला सिपाही, महिला मुंशी ही करेंगे, और उसके अनुसार वो चलता है। अगर किसी के दहेज का मामला हुआ या 7-8 आदमी का नाम दे दिया गया केस में, जबकि आमतौर पर देखा जाता है कि पति ही दोषी रहता है, परंतु सास ससुर और यहाँ तक कि जो आदमी अगुआ होता है शादी कराने वाला, उसका भी नाम दे दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हम लोग सुपरविजन में देखते हैं, और उसमें साफ साफ ये आदेश है कि उसमें तुरंत गिरफ्तारी करनी ही नहीं है। महिला का अगर उसका रेप का कोई मामला होता है, कोई बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन पति पत्नी का जो झगड़ा है उसको तुरंत महिला थाना भेज देना है। महिला थाना से वहां पारिवारिक का अगर मामला है तो उसको समझा के काउंसिलिंग करके उसको करना है। परंतु कोई अगर महिला अत्याचार का मामला है, जैसे रेप हो गया या मोलेस्टिंग हो गया, या जो बड़ा आइटम है, जो बड़ा जघन्य अपराध है, उसमें तुरंत हम लोगों को एक्शन करना है, क्योंकि वो चीज, बहुत सारी चीजें हम लोगों को दिखती रहती हैं, हम लोगों को समझ में आ जाता है बातचीत करके ही। तो हम लोगों को तुरंत उस पर कार्रवाई करना है, और वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में देकर कि ऐसी घटना हो गई है, मैं पकड़ने जा रहा हूं, ताकि बाद में वो डिसएग्री नहीं करें। लेकिन जहां तक आपने प्रश्न करते हुए ही पूछ दिया कि जो फंसा दिया जाता है ननद को, नंदोसी को, इस तरह से जो रिश्तेदार सारे लोगों को, सास को, ससुर को, जो आदमी 90 साल का है वो क्या इसके साथ करेगा, उसका भी नाम दे दिया जाता है ताकि दबाव बने। तो उस पर हम लोग पर्यवेक्षण में ही उसको, सारी चीजों को हम लोग गवाही के माध्यम से देख लेते हैं, और जिसका जितना उसका साक्ष्य रहता है उस अनुसार उतने ही लोगों पर केस को ट्रू करते हैं, बाद बाकी पर ट्रू नहीं करते हैं। बात सर, फिर अब ये होता है कि कई बार महिला भी पुरुषों पर अत्याचार करती हैं, उसके लिए कोई कानून है? जी जी, कानून तो बिल्कुल दोनों के लिए है, दोनों के लिए कानून है। कानून का कितना पालन कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर हो पाएगा, ये तो देखने की बात होती है, परंतु कानून सबके लिए है। कोई जरूरी नहीं कि महिला ही केवल अपराध झेलती हैं, बल्कि
और खासकर पति लोग, हम लोग तो कवि लोग, बहुत पति लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, जिसको कोई भी आदमी बताता नहीं है, सीधे हर घर में सहता रहता है, तो वो उस तरह की भी बातें हैं। परंतु दोनों के लिए सजा का प्रावधान है, चाहे पति करे, चाहे पुरुष करे या औरत करे। अगर उसने क्राइम किया तो उसको सजा मिलेगी। श्रीमान, बहुत आप जनहित में जानकारियां दे रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे श्रोतागण इस वार्ता से लाभ उठाएंगे और अपना जीवन भी जो है सुखी बनाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूं सर। एक प्रश्न आ गया है प्रमोद जी का, मैं देख ले रहा हूं। अगर हाँ, किसी महिला की प्रॉपर्टी पर उसके परिवार वालों ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उसकी शिकायत पर कार्रवाई कैसे होगी? जी, मैं ये प्रश्न डायरेक्ट देख लिया। तो महिला की प्रॉपर्टी पर अगर परिवार वाले कब्जा कर लिए हैं तो प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों को थाना में वो चीजें देखनी नहीं होती हैं। प्रॉपर्टी, जमीन के संबंध में सारी अथॉरिटी सीओ के पास, ब्लॉक में सीओ के पास रहती है, अंचलाधिकारी। उनको आवेदन देना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि हमारे जाने पर हमारे पास बॉडीगार्ड है लेकिन पर्याप्त नहीं है, वो बहुत ही बदमाश है, तो फिर वो थाना की मदद ले सकते हैं। वो थाना में तुरंत एक आवेदन देंगे, फोन करेंगे और गश्ती पार्टी को उनके सहयोग में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से उनकी शिकायत को सबसे पहले मेरा सलाह है कि सीओ कार्यालय में वो दें अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जितनी ये है, और वहां से फिर थाने से सहयोग लेकर के उसका किया जाए। अब सर मैं आता हूं वरिष्ठ जन अधिकार पे। आजकल देखने में मिल रहा है कि 50%, 50% घरों में बेटे बहू वरिष्ठ जनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें खाना नहीं देते हैं, उन्हें खर्चा नहीं देते हैं, या उनको बेइज्जत करते हैं, घर से निकाल देते हैं। उसके लिए पुलिस कुछ कर सकती है या उसके लिए भी कोर्ट में ही जाना पड़ता हो? पुलिस तो इसके लिए, जैसे गाली देना, किसी को कुछ अपशब्द कह देना, गाली देना, उसको टॉर्चर करना, ये चीज का कोई कानून में कोई प्रावधान, सेक्शन नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर वो मारपीट कर देता है तो वैसी स्थिति में प्रावधान फिर बन जाता है, क्योंकि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का साफ साफ प्रावधान है। तो उसको हम लोग करते हैं कि थाने में बुला लेते हैं, और थाने में बुला लेते हैं, अगर डीएसपी होते हैं तो थाना प्रभारी को फोन कर देते हैं कि ऐसी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। उनको बुलाइए और काउंसलिंग करिए कि बेटे को बताइए, नैतिक लेसन उसको दीजिए कि आपका करना ऐसा उचित नहीं है। अगर यही काम आपके पिताजी किए होते तो आपको कैसा लगता? इस तरह से जब थाना का उसको भय हो जाता है कि मामला थाना के संज्ञान में चला गया है और हमारे ऊपर केस हो जाएगा और आने वाले समय में हम जेल चले जाएंगे, मेरा जीवन नरक बन जाएगा, तो उसमें बहुत सारी सुधार आ जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि काउंसलिंग करने वाले पुलिस पदाधिकारी पर उन लोगों का कितना नियंत्रण है, उनकी बातों में कितना दम है, उनके समझाने का तरीका क्या है, इन सारी चीजों पर बात समझ में आती है। जी, क्या बात है, बहुत खूब। अब बाल अधिकार, अगर बालक के साथ में घर वाले या अड़ोसी पड़ोसी किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं? बाल अधिकार तो बिल्कुल बाल श्रमिक जैसे हो गया। बच्चा से काम नहीं करवाना है, उसके लिए सारी शाखाएं बनी हुई हैं, जुवेनाइल कोर्ट बना हुआ है और बोर्ड बना हुआ है, जिसके कारण देखते रहते हैं लोग, जैसे दुकानों पर छोटे बच्चों से काम करवाना या घर में काम करवाना, वो कहीं भी कोई सूचना मिलती है, अगर कोई पड़ोस में ऐसा करवा रहा हो तो पड़ोसी होने के कारण अगर मेरे मन में उस बालक के प्रति श्रद्धा का भाव है, क्योंकि वही बालक आगे चल के देश का बड़ा आदमी भी बन सकता है,
तो अगर उसको हम उससे निकालने का काम कर रहे हैं तो एक छोटा सा हेल्पलाइन सभी चीज का बना हुआ है और कार्यालय खुले हुए हैं, वहां एक आवेदन देना और हेल्पलाइन में फोन करना काफी है। उसके बाद पड़ोसी की जो गिंजन होगी तो वो पूरा देश दुनिया देखेगा। इसलिए वाह। थोड़ा साहस करके इस तरह का काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए। हमारे साथ देहरादून से कन्यालाल जी शर्मा जुड़े हैं। आप भी एक वरिष्ठ कवि हैं, बहुत सीनियर सिटीजन है और बैंक अधिकारी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार। तो सर, जैसे मान लो मेरे पड़ोस में बालकों के साथ में अन्याय हो रहा है और मैंने पुलिस को फोन किया, तो पुलिस मुझसे पूछ सकती है कि आप कौन बोल रहे हैं या अपना परिचय दीजिए, वो गुप्त नहीं रह सकता? जी आवाज नहीं आई, एक फोन आ गया था। मैंने मेरे पड़ोस में बालक किसी बालक के साथ क्या आवाज आपकी आ रही है, एकदम टनाटन हो गया। दूर बैठे थे शायद इसलिए नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है। मेरे पड़ोस में किसी बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है जी जी। या उसके साथ बाल श्रम हो रहा है और हाँ मैंने हाँ। पुलिस में किया, हम्म। तो मेरा फोन गुप्त रखा जाएगा या मेरा जो है परिचय पूछ करके उसको प्रकट किया जाएगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे कुछ भी? मामलों में ऐसे मामलों में बिल्कुल गोपनीयता पुलिस रखती है, क्योंकि आप पुलिस के काम कर रहे होते हैं। ये पुलिस का अपना काम है कि वो वहां तक पहुंचे, ऐसे प्रताड़ित लड़कों बच्चों को रिलीफ देने के लिए उनको खुद काम करना है। जैसे हम लोग बस स्टैंड पर, ट्रेन पर ये देखते रहते हैं, पुलिस जो वहां काम कर रही होती है कि छोटे बच्चे को इस रूप में नहीं ले जा रहा है जैसे लग रहा है कि इसको भिखारी बनाने के लिए कहीं से चुरा कर ला रहा है, या जत्थे में ले जा रहा है कहीं लेबर को खटवाने के लिए, न जॉब का झांसा दे के ले जा रहा है। तो सारा विंग बना हुआ, अगर वो काम पब्लिक कर रही है तो फिर उस पब्लिक का अगर नाम ही वो डिक्लेयर कर देगा पुलिस, तो फिर पुलिस को कौन सहयोग करेगा? इसलिए उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। धन्यवाद सर। अब मैं आता हूं सर, संपत्ति विवाद। यदि किसी के घर में संपत्ति विवाद हो जाता है तो उसमें पुलिस का कोई अधिकार है हस्तक्षेप करने का या सीधे कोर्ट ही जाना पुलिस पड़ेगा? का उसमें पुलिस का इतना ही है कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो। इसके लिए जैसे ही ऐसा लगे कि दो आदमी मरने मारने पर उतारू है, आमने सामने हो गया है या होने वाला है, जो खून खराबा में तब्दील हो जाएगा, तो उसको तुरंत रोकने के लिए वहां पे पुलिस पहुंचकर दोनों पक्ष को थाना में लाकर और काउंसिलिंग के माध्यम से करता है या उनको सीओ को रेफर कर देता है पुलिस। समझाने से अगर काम हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो फिर उसको कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है। 144। बात यह आती है कि किसी ने जाली वसीयत बना ली, इसके लिए जो दूसरा पक्ष है वो कहाँ जाकर के कार्रवाई करे? जाली वसीयत बना ली तो सीओ कार्यालय में वो जाली वसीयत के बारे में डिटेल्स लिख के देगा। उसके बाद अगर सीओ समझते हैं कि इस पर एफआईआर होना चाहिए और जो वसीयत पर हस्ताक्षर है वो गलत है, हस्ताक्षर दूसरे का दूसरा कोई कर दिया है, सचमुच में वो आदमी मर गया था, उसके बाद के डेट में दस्तखत है, जो आदमी जिंदा ही नहीं था तो दस्तखत उसका कैसे और डेट कैसे लिखा हुआ है? तो इस तरह की अगर कोई बात होती है तो तुरंत एफआईआर करने के लिए सीओ के यहाँ से उसी लेटर पर आदेश आ जाता है, एक फॉरवर्डिंग लगाकर, और उसके आधार पर थाना में एफआईआर हो जाता है, कार्रवाई शुरू हो जाती है। डायरेक्ट थाने में नहीं होती है? जी डायरेक्ट थाने में रिपोर्ट नहीं हो सकती? नहीं, डायरेक्ट हम लोग, हाँ, सीओ के माध्यम से, जमीन से संबंधित सारा मामला सीओ के माध्यम से। जी चलिए आगे आप 2-3 प्रश्न और बचे हैं जी। मान लीजिए सड़क पर किसी की दुर्घटना हो गई और उसकी सहायता के लिए कोई आदमी खड़ा हो गया, तो उसको पुलिस परेशान करती है, उसे गवाह के रूप में बार कोर्ट बुलाती है, थाने तो बुलाती है। उसमें तो स्पष्ट अभी हाल का कानून आ गया है कि उसको हम विवश नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ पड़ा हुआ था,
किसने इसको एक्सीडेंट में, किसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, ये कोई भी चीज की पूछताछ नहीं करनी है। आपको थाना तक पहुंचा दिया, वो उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, बस उसका काम खत्म। उससे आप एक भी शब्द उसको टॉर्चर टाइप का चीज कुछ आप नहीं कर सकते। ये नियम आ गया है, वो हम लोग पालन कर रहे हैं। मान लीजिए तो उसको अस्पताल में पहुंचा दिया और अस्पताल में उसको उसकी हालत गंभीर है और वहां के छोटे अस्पताल ने या क्लिनिक ने उसको प्राथमिक उपचार देकर के आगे रेफर कर दिया, तो क्या वो क्लिनिक वाला डॉक्टर भी उसमें गवाह के लिए पर्सनल होगा क्या? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि मैं जो व्यवहार में देखा हूं कि दुर्घटना होने के बाद उसके पॉकेट से उसका कुछ ना कुछ हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें उसके परिवार को हम खबर कर देते हैं। और एक अस्पताल पहुंचने के बाद दूसरे अस्पताल पहुंचने के पहले परिवार ही वहां पहुंच जाता है। और अगर नहीं पहुंचता है तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो सारा जुरिस्डिक्शन उस हॉस्पिटल का हो जाता है कि उसको वो कैसे भेजे। थाना भी कभी कभी हम लोग भी सहयोग मानवीय आधार पर करते हैं कि जैसे ही हम लेके गए, जैसे हम ही लेके गए, पहुंच गए स्पॉट पर, देखे आदमी तड़प रहा है, उसको उठाए हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं, मेरे में यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आप इसको बड़े अस्पताल में ले जाइए। तो सेम उसी गाड़ी से हम लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और उसका पूरा देख रेख करते हैं जी। उसके परिवार के आने तक सारा चीज पुलिस करती है। अब सर यही प्रश्न एक आता है कि मान लीजिए किसी दो आदमियों में झगड़ा हो गया और उस झगड़े में किसी एक को चोट लग गई और उस चोट का इलाज कराने के लिए वो पुलिस में जाने से पूर्व ही किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पर अपना प्राथमिक उपचार करा लेता है, तो क्या पुलिस उसे पार्टी बनाएगी, क्लिनिक वाले को, डॉक्टर को? प्राथमिक उपचार करने का तो आम जनता को भी अधिकार है। वो क्लिनिक और दवा की दुकान पर जाके कराए, इसका कोई जरूरत नहीं है। प्राथमिक उपचार करने का सबको राइट है, बैंडेज पट्टी कर देने का, ताकि उसको तुरंत राहत मिल जाए। खून अगर गिर रहा है तो तुरंत बंद हो जाए। तो उसके लिए हम पूछ सकते हैं कि कैसे आया था, किस हालात में था, इसको कौन लाया था। हो सकता है बड़ी कोई घटना हो, उसको कुछ सुराग मिल जाए, परंतु कोई जरूरी नहीं है कि उसकी गवाही हम कोर्ट ही करें। उसको परेशान वो ना हो, ये हम जरूर ख्याल रखते हैं। धन्यवाद सर। अपहरण और उसका प्रयास, किसी का अपहरण हो रहा है, उसमें पुलिस का क्या अधिकार होता है? उसे मालूम पड़े कि इस आदमी ने इसका अपहरण किया है और वो आदमी मना करे कि मैंने अपहरण नहीं किया है, या उसे झूठा फंसाया जा रहा है, तब पुलिस क्या करती है? नहीं, वो सारी चीजें तो बातचीत के हवाले सब थाना पर पहुंचते ही क्लियर हो जाता है। आप लोग समझ जैसे जाते ही इस हैं। तरह का कोई आदमी जा रहा है, कुछ कर रहा है, सूचना मिली, तुरंत आपको कार्रवाई करनी है, तुरंत आपको एक्शन में आना है और एक्शन में आकर उसको थाना लाए। अब कौन कौन आदमी है, वो दोनों पक्ष की बात को सुनते ही और जो बातें आती हैं आगे फिर फर्दर हम लोग उसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सर ये कई नहीं बार कि कुछ केस नहीं हुआ है तो हम उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके भाग रहा है, बचाओ बचाओ का हल्ला किसी पोस्ट पर हुआ, ट्रैफिक पोस्ट पर, और हम उसका पीछा नहीं करें इसलिए क्योंकि इसमें तो कोई केस नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर पता चल जाता है तो हम लोग सख्त कार्रवाई उस पर करते हैं कि आपको तुरंत उस व्यक्ति को बचाना है, पीछा करना है, कौन लेके भाग रहा है, क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये चीज हम लोगों को ट्रेनिंग में ही ये सब चीजें बताई गई। सर कई बार देखने में आता है कि घर में किसी ने आत्महत्या कर ली और घर वाले वो दृश्य देख करके होच पोच हो जाते हैं, दरवाजा भी तोड़ देते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उनको यकीन हो जाता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, तब वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, तो पुलिस उन पर कोई कार्रवाई करेगी कि आपने हमारी नामौजूदगी में क्यों दरवाजा खोला या इसे कड़े से पंखे से नीचे क्यों उतारा, आपने साक्ष्य मिटा दिए?
ऐसी स्थिति में पुलिस और पब्लिक का क्या अधिकार है? मेरे विचार से सबसे पहले अगर किसी को पता चलता है कि भीतर में कुछ गड़बड़ है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, या 4 दिन से बिल्कुल दरवाजा बंद है, बूढ़ी महिला थी जो रहती थी, तो ऐसे में वो खुद भी पुलिस को तो खबर कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन खुद भी अगर तोड़ के घुसता है, उसको बचाने की इंटेंशन, हर चीज में इंटेंशन देखा जाता है। अगर उसका नियत ये है, हमको पता चलता है पहुंचने के बाद कि वो आदमी इसलिए दरवाजा तोड़ा ताकि जल्दी से जल्दी मैं वहां पहुंचकर उसको बचा लूं, तो उसका दरवाजा तोड़ने को हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। परंतु अगर उसमें कुछ इस तरह का दृष्टांत आता है कि नहीं, इसी ने इस तरह का तोड़ करके गया और मार दिया और चला आया, भाग आया, तो जैसे जो सिचुएशन उसमें आता है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। और जहां तक फांसी पर से उतारने की बात है, तो नो डाउट अगर फांसी पर टंगा हुआ ही अगर मिले तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत सहूलियत मिलती है, ये बात सही है। परंतु अगर लोगों ने उतार दिया है इसलिए कि तुरंत का मामला है, हाथ पैर डोल रहा है, उतार देंगे तो बच जाएगा, अगर उस मतलब कि अच्छे भाव से अगर किए गए काम के द्वारा उतारा गया है, जो पुलिस के पहुंचते ही आसपास के लोग बता देते हैं, जब हम लोग पूछताछ शुरू करते हैं, तब उनका इंटेंशन अगर खराब नहीं है तो उनका उतारने को हम लोग उसका अपराध नहीं मानते। बस सर, अब अंतिम प्रश्न है, साइबर क्राइम। जी, आज नया डिपार्टमेंट आपके यहाँ खुला है साइबर क्राइम का, और नया अपराध, बहुत अपराध हो रहे हैं, लोगों को ठगा जा रहा है जी। तो साइबर क्राइम के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, और यदि हमारे साथ साइबर क्राइम हो जाए तो हमें क्या करना, सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? जी मैं बताता हूँ। आधुनिक युग में साइबर क्राइम, आधुनिक युग में जो साइबर क्राइम बढ़ा है, तो हर थाने में, हर जगह, हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाई गई है साइबर को लेकर के। स्कूल में जाकर भी बताया जा रहा है कि ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आपके बूढ़े माता पिता के हाथ में मोबाइल है, तो आप उनको बताइए कि कोई भी आदमी किसी तरह का कुछ अगर ओटीपी मांगता है, बोलता है, तो अनजान आदमी के किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं देना है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है जागरूकता के तौर पर पुलिस पहले से ही कर रही है। परंतु है क्या कि जिनको थोड़ी कम बुद्धि रहती है, उसको वो लोग तुरंत जो है बना लेते हैं। और फोन तो हर व्यक्ति, आपको भी आई होगी, मुझको 50 फोन आई कि जो है आप हमको ये बता दीजिए आपका ये लॉक हो रहा है, ये सारी चीजें। जी, आपकी लॉटरी निकली है, आपके कार लॉटरी में निकली है। हाँ, वो तो एकदम 50-100 कारण बता देंगे। तो चूंकि उसका मैं अनुसंधान करता था, इंस्पेक्टर था उस टाइम में, बहुत केस हमने देखे थे, तो गुस्सा भी आता है कि भाई आप इतने, अब मैं बताऊं, एक मतलब कि वाइस प्रिंसिपल, रांची के सबसे बड़े स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, और उन्होंने ओटीपी पूछते गया और 5 बार उन्होंने ओटीपी बता दिया। तो हमने कहा कि बताइए, सारी जिम्मेदारी पुलिस की ही है, आप इतने विद्वान आदमी हैं, आप क्यों बता दिए? नहीं, ऐसा वो लोग बोलता है ना, जब बोलता है तो आपका पैसा वापस आ जाएगा अगर आप टाइम पर तुरंत बताया, तुरंत आप उससे खरीदारी, बेसिकली खरीदारी होती। तो शॉपिंग किया, अगर वो सामान वहां से नहीं चला है, जहां है वहीं पर है सामान, तो जल्दी में अगर आप पुलिस को खबर कर देते हैं। और हमारा साइबर क्राइम का जो सेल है, हर जिले में बना हुआ है, हर थाने में उसका लेना है आवेदन और तुरंत जो है उसको फॉरवर्ड करना है। तो वो अगर तुरंत रोक लगा दिया गया, उस पर एक कागज चला गया और उसका पैसा बच जाता है। तो जितनी तेजी इसमें हो सके ये करनी चाहिए, मेरा सलाह है। सूचना देने में जितनी तेजी हो सके। तो ये सूचना हम नजदीकी थाने पे दे सकते हैं? जी जी, नजदीकी थाना को आप दे सकते हैं। और साइबर थाना हर जिला में एक बना हुआ है,
वहां दे सकते हैं, क्योंकि थाना में भी दीजिएगा तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो केवल आपके आवेदन को तुरंत वहां फॉरवर्ड करेंगे साइबर थाना को, और साइबर थाना उस पर तुरंत कार्रवाई कर देगा। जी हमारे साथ में अलका मिश्रा जी जुड़ी हैं। अलका मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। करता हूँ अलका जी को। तो सर, ये तो थी पुलिस और पब्लिक के बीच की बात। अब हम आपके और हमारे बीच की बात करते हैं जी कि आप ऐसे माहौल में रह करके, ऐसे वातावरण में रह करके भी आप गीत, गजल और छंद लिखते हैं। जी कहा करते हैं कि गीत, गजल और छंद तो कोमल हृदय वाले ही लिखा करते हैं, जी जबकि आपका डिपार्टमेंट, आपका विभाग तो कठोर विभाग और कठोर हृदय वालों का विभाग कहा जाता है। तो जी। ये गॉड गिफ्ट है या पारिवारिक गिफ्ट है? आपके परिवार में भी कोई इस तरह का शख्स था, जी बताता हूँ। ऐसे लोग जिनको ये विधा मिली हुई थी, वहीं से आपको ये विधा मिली है, या विद्यार्थी जीवन से आपको इस चीज का शौक था? थोड़ा प्रकाश डालिए। जी मैं बताता हूँ। आ, एक साथ कई प्रश्न आपने कर दिए हैं, तो सारे प्रश्नों को बताना। ऐसा है कि पुलिस की नौकरी करते हुए और मैंने गीत गजल को एक इस रूप में मैंने स्थापित किया है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत मेरा नाम झारखंड में जाना जाता है, कि आप लोगों के दिलों तक पहुंचकर और उनकी बातों को उन्हीं के बीच से गुप्तचर तैयार कर और बड़ी बड़ी हाँ, उपलब्धि हासिल करना, ये काम हमने किया है। सबसे पहले जैसे ही मुझे थानेदार, जब मैं था शुरुआत के दिनों में, तो मेरे थाने पर जो भी आता था तो मैं मीटिंग करता था, एक पुलिस पब्लिक सहयोग समिति बनाता था, आम जनता की मीटिंग बुलाकर, और कहता था कि कोई भी जनता अगर मेरे थाने पर आएगी तो वो रोते हुए जरूर आ सकती है अपनी विपत्तियों को लेकर, लेकिन थाने से जब वो जनता वापस जाएगी तो हंसते हुए जाएगी। ये क्या बात। मैं दावे के साथ लोगों को कहता था, और ऐसा लोगों को मैं विश्वास भी दिलाता था। और मेरी में जो पोस्टिंग रही है वो बहुत लंबे लंबे समय तक रही है, 3.5 साल 4 साल मैं एक थाने में थानेदार रहता था, जबकि आजकल 3 महीना भी रहना मुश्किल है, क्योंकि तरह तरह की कमजोरियां थाने प्रभारियों में आ जाती है। और डीएसपी का भी ले लीजिए तो वही हाल, और इंस्पेक्टर में भी वही हाल। मैं एक जिला में एक ही थाने में, चूंकि मेरे इतने शांत स्वभाव और लोगों के प्रति सहयोग की भावना मेरे मन में, और जाति का कोई भेदभाव नहीं। जैसे मेरा पॉपुले जहाँ 60% 65% अगर मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका होता था तो वो हमारी पोस्टिंग होती थी। एसपी बोलते थे कि मौलाना के सिंह को वहां पोस्टिंग कर दिया जाए तो वो संभाल लेंगे, क्योंकि मैं गजल की दुनिया में जो मैं आगे बढ़ा तो बड़े बड़े मंचों को, ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन करवाना, मंच बनवाना और तमाम चीजें मैं करता रहता था। मैं जब किसी थाने में पोस्टिंग में जाता था तो पहले उस इलाके के 15-20 साहित्यकार लोग हमको वेलकम करते थे, तब थाना में चार्ज मैं लेता था कि के हाँ, सिंह जी आ गए क्या बात। तो हमारे जी। तो बहुत उसमें हमको मदद मिली है। और कुछ इस तरह की भ्रांति लोगों में है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो अपने बिरादरी के लोगों का स्पाइस सिस्टम नहीं बनते हैं, परंतु मैंने अपने जीवन में देखा है, उनके दिलों तक पहुंचकर मैंने देखा है कि उनके बीच से जितने ज्यादा मेरे लिए स्पाई का लोगों ने काम किया, उतना हिंदू में भी काम नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जहां आप नौकरी कर रहे होते हैं और हर संप्रदाय के लोग अगर आपके कार्य से, क्रियाकलाप से खुश हैं, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई भी प्रकार का बड़ा सजा जो है हमारे पूरे 31 साल की नौकरी में मुझको किसी एसपी ने नहीं दिया है, और हटाने की तो बात ही नहीं है। जितने दिन तक रहा तो उसी थाने में रह गया। तो सभी लोगों के साथ प्यार बांटने का मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक गजल।
कि जब मैं जी कि जब मैं सबसे पहले मेरी किताब आई थी रूल और फूल, गजल संग्रह रूल और फूल। तो इसी गांव गांव में जब मैं जाता था तो वहां मैं सुनाता था, एक गजल ये सुनाता था, तो मैं पूरा लोग समझ जाता था कि ये किस प्रकार के थाना प्रभारी आए। सुनाता, स्वागत है सर। तरन्नुम में है। हाँ, मिला हाथ में रूल हमें, मिला हाथ में रूल हमें, लेकिन रखते हैं फूल। फूल तुम याद रखोगे, कहो कि याद रखोगे। प्यार बांटने आए हैं हम, प्यार बांट कर जाएंगे। पुलिस पब्लिक के बीच रही जो, खाई पाट कर जाएंगे। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में, अपनी अपनी धुन में रहता हूँ मैं, हरदम ही मशगूल। फूल तुम याद रखोगे, कहो कि याद रखोगे। और अपराधियों के लिए एक शेर लिखा था, निर्भय होकर जीना सीखो, जीने की भी चाह यही हो। लूट पाट चोरी की घटना देखो अब तुम कहीं नहीं हो। तुम ही देखो, तुम ही देखो, ये मेरा कहना था। लूट पाट चोरी की घटना देखो तुम अब कहीं नहीं हो। हमने तुमको गले लगाया, तुम भी करो कबूल। फूल तुम याद रखोगे, कहो कि याद रखोगे। और इस गजल का अंतिम मंत्र पेश करता हूं। मिलजुल कर रहने से भैया बड़ा मजा है जीने में। जीवन क्यों बर्बाद हो करते दारू हरिया पीने में। मिलजुल कर रहने से भैया बड़ा मजा है जीने में। जीवन क्यों बर्बाद हो करते दारू हरिया पीने में। हर भटके को रास्ते पे लाना रहा काम से उसूल। फूल तुम याद रखोगे, कहो कि याद रखोगे। तो इस तरह की जब मैं गीत सुनाता था मंच से, तो हजारों आदमी, हर कौम का आदमी बैठा हुआ समझता था कि नहीं, ये हमको भैया तरह से लोग कहता था कि हमारे भैया। जब मैं एसडीपीओ बनकर उसी जगह पर गया, महागामा, गोड्डा जिला के महागामा में, जब मैं थाना प्रभारी था 3.5 वर्ष तक, और मैं जब एसडीपीओ बना तो वहां की आम जनता विधायक पर प्रेशर बनाई कि नहीं, उन्हीं को आपको लाना है, तभी हम लोग आगे वोट देंगे। तो उन्होंने हमारी पोस्टिंग कराई। और मैं जो जाकर वहां, तो जैसे एक होता है ना कि जैसे ही मैं एसडीपीओ के रूप में मेरा नाम का ये हुआ, और मैं जब ज्वाइन करने गया तो आतिशबाजी ऐसे की जैसे दीपावली झूठा हो गया हो। इस तरह की पूरे शहर में आतिशबाजी हुई। और बिल्कुल सभी लोगों ने हमको बहुत मदद किया और हम जनता के शुक्रगुजार हैं। वहीं से हमारी रिटायरमेंट भी हुई और 32 स्थानों से मेरी सार्वजनिक जगहों से विदाई समारोह हुई और बहुत मान सम्मान पब्लिक से मिली। तो मैं उसी चीज को लेकर के और साहित्य के लिए मैं उत्प्रेरित हूँ जी। तो मित्रों, आज हमारे साथ थे कामेश्वर कुमार जी कामेश, जो कि डीएसपी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
इनसे हमने वार्ता की और ये भी जाना कि मनुष्य यदि कर्मनिष्ठ होकर के, ईमानदार होकर के अपना फर्ज पूरा करता है तो उसको सांच को कहीं आंच नहीं वाली बात होती है और वो एक मील का पत्थर बन करके उभरता है और लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। मित्रों, हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक पर तो लाइव हो ही रहा है, यूट्यूब पर भी लाइव हो रहा है, इसलिए इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं प्रार्थना के साथ, आशाओं के साथ, जी समय की इतनी मर्यादा है, हम जी श्रीमान जी बिल्कुल पटल पर बुलाएंगे और तब जी इनसे और भी उस रोज हम पुलिस वाली बात नहीं करेंगे, उस दिन हम साहित्यकार के रूप में आपको आमंत्रित करेंगे। नहीं, और आपने तब तो निभा दिया। आपने जो कहा था कि मैं आपकी साहित्यिक चर्चा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, तो आपने एक एक प्रश्न जो पूछे हैं, अगर सुनने वाले सुने होंगे अच्छे से या बाद के दिनों में भी, बाद में रिकॉर्डिंग चलते रहता है तो सुनेंगे, तो उनको जरूर ऐसा लगेगा कि जो सलाह कामेश सर का पब्लिक के लिए है वो वाकई जो है बड़ा ही लाभप्रद है, ऐसा लोग महसूस करेंगे। जी सर, आज का जो कार्यक्रम है वो एक अविस्मरणीय कार्यक्रम बन गया है और जनता के लिए बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम है। अगर लोग जैसा बता रहे हैं सर जी, अगर सुनेंगे, पुलिस से डर न लग करके पुलिस से मित्रता उनकी बढ़ेगी और बिल्कुल उनको बिल्कुल अधिकार हो गया तो वे निडर होकर के पुलिस स्टेशन पर जाएंगे और पुलिस वालों को अपना समझ करके उनके साथ वही व्यवहार करेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे कभी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटल पर पधारे, आपने हमारी इच्छा पूर्ण की और जनता को उनके अधिकारों से अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी, आपको धन्यवाद। भी, जो लोग जुड़े सबको धन्यवाद। नमस्कार।